ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। ये अध्याय 9 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत के शासन व्यवस्था के लिए संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम का चुनाव किया। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका के अंतर संबंध संघीय कार्यपालिका की प्रकृति का निर्धारण करते हैं और इस आधार पर संघीय कार्यपालिका के दो स्वरूप पाए जाते हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के दो स्वरूप जो है ध्यान में रखिएगा। पहला है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा है प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन दोनों के बारे में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है। तो संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। वास्तविक शक्तियां मंत्री परिषद में निहित होती है। मंत्री परिषद का प्रधान प्राइम मिनिस्टर होता है और संपूर्ण मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। इसके बाद प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका का प्रमुख अपने कार्यकाल तथा अपनी नीतियों, निर्णयों और कार्यों के संबंध में काफी हद तक विधायिका से स्वतंत्र होता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद प्लूरल एग्जीक्यूटिव, बहुल कार्यपालिका के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और यह व्यवस्था किस देश में है ध्यान में रखेंगे। कुछ देशों में संसदीय एवं अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का अतिरिक्त एक तीसरी प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है जिसे बहुल कार्यपालिका कहा जाता है, प्लूरल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। और इस प्रणाली में कार्यकारी शक्तियां अंतिम रूप से एक व्यक्ति में संकेंद्रित न होकर व्यक्तियों के एक समूह में निहित होती है। जैसे में स्विट्जरलैंड में यह व्यवस्था है। स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका शक्ति 7 सदस्यीय संघीय परिषद में जो है यानी फेडरल काउंसिल में निहित होती है और जिसमें सभी सदस्यों की शक्तियां एवं कार्यकाल इक्वल होता है, समान होता है। परिषद के सभी सदस्यों को जो है अध्यक्ष बनने का अवसर प्राप्त होता है। संसदीय सरकार को विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है। कैबिनेट सरकार, उत्तरदायी सरकार या सरकार की वेस्टमिंस्टर प्रणाली। यह व्यवस्था ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत आदि देशों में प्रचलित है। इससे पहले जो है हम लोग संसदीय और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के बारे में जो है तुलना कर लेते हैं। तो विशेषता, गुण और दोष के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तरफ संसदीय शासन व्यवस्था और दूसरे तरफ अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले विशेषता देख लेते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में पहला जो विशेषता है दोहरी कार्यकारिणी और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में एकल कार्यकारिणी। संसदीय बहुमत के दल का शासन और अध्यक्षीय में राष्ट्रपति एवं विधायिका का पृथक रूप से जो है निश्चित अवधि के लिए निर्वाचन होता है। संसदीय शासन व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में उत्तरदायित्व का अभाव होता है। संसदीय शासन व्यवस्था में राजनीतिक एकरूपता होता है, वहीं अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में राजनीतिक एकरूपता का अभाव होता है। संसदीय में दोहरी सदस्यता, अध्यक्षीय में एकल सदस्यता। संसदीय में प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है और अध्यक्षीय में राष्ट्रपति का नियंत्रण। संसदीय शासन व्यवस्था में निम्न सदन का विघटन होना और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में निम्न सदन का विघटन नहीं। संसदीय शासन व्यवस्था में शक्तियों का सम्मिश्रण और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में शक्तियों का विभेद। इसके बाद संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में गुण के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इनकी तुलना कर लेते हैं। पहला जो गुण है विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच सामंजस्य, वहीं अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में अस्थायी सरकार। संसदीय शासन व्यवस्था में उत्तरदायी सरकार, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में नीतियों में निश्चितता और संसदीय में निरंकुशता पर रोक, अध्यक्षीय में शक्तियों के विभाजन पर आधारित। इसके बाद संसदीय शासन व्यवस्था में व्यापक प्रतिनिधित्व और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में विशेषज्ञों की सरकार। इसके बाद दोष के बारे में, डिमेरिट्स के बारे में देख लेते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में अस्थायी सरकार और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच टकराव। संसदीय शासन व्यवस्था में नीतियों की निश्चितता नहीं और अध्यक्षीय में गैर उत्तरदायी सरकार। संसदीय में शक्तियों के विभाजन के विरुद्ध और अध्यक्षीय में गैर उत्तरदायी नेतृत्व की संभावना। और संसदीय शासन व्यवस्था में अकुशल व्यक्तियों के द्वारा सरकार का संचालन होता है, वहीं अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में सीमित प्रतिनिधित्व। देखिए, राष्ट्रपति सरकार को गैर उत्तरदायी या गैर संसदीय या निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहा जाता है। शासन की यह व्यवस्था अमेरिका, ब्राजील, रूस, श्रीलंका आदि देशों में जो है आदि देशों में क्या की गई है, अपनाई गई है।
इसके बाद भारत में ब्रिटेन की संसदीय शासन व्यवस्था को जो है अपनाया गया है। जिस प्रकार ब्रिटेन का राजा अथवा रानी देश का औपचारिक प्रमुख होता है, ठीक उसी प्रकार भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। भारत में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है और इसका जिक्र अनुच्छेद 53(1) में किया गया है। वास्तविक रूप में कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है जबकि सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, याद रखिएगा। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार अगर बात करें तो भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ब्रिटेन के सम्राट के समान है, किंतु दोनों में एक मूलभूत अंतर है। ब्रिटिश सम्राट का पद वंशानुगत होता है, वहीं भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से निर्वाचित होता है और इस प्रकार भारत में एक साथ संसदीय लोकतंत्र और गणराज्य दोनों की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ सरकार से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इस भाग में अनुच्छेद 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। यहाँ पे जो है एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए, संघीय जो कार्यपालिका है इसमें जो निहित होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और उपराष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एवं अटॉर्नी जनरल को शामिल किया जाता है। कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के 3 आधार स्तंभ हैं जिन पर भारतीय शासन प्रणाली जो है निर्भर है। जहां एक और विधायिका का प्रमुख कार्य, याद रखिएगा, विधायिका का प्रमुख कार्य विधियों का निर्माण करना है, वहीं दूसरी ओर कार्यपालिका का प्रमुख कार्य विधायिका के द्वारा निर्मित विधियों के अनुसार शासन का संचालन करना है। तो एक तरफ जो एक का काम है सरकार, मतलब कि शासन को बनाना, दूसरी तरफ मतलब दूसरा जो कार्य है जो कह सकते हैं कि जो विधायिका का प्रमुख जो कार्य है विधियों का निर्माण करना, और वही कार्यपालिका का जो प्रमुख कार्य हो जाता है इससे विधि का जो निर्माण जब हो जाता है इसके द्वारा शासन का संचालन करना। तीसरे महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में न्यायपालिका विधायिका के द्वारा निर्मित विधियों पर विवाद उत्पन्न होने पर समाधान प्रस्तुत करती है एवं न्याय प्रदान करती है, याद रखिएगा। इसके बाद प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक होता है और वह भारत का प्रथम यानी फर्स्ट सिटीजन होता है। वह राज्य का प्रमुख होता है। संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में होगा शब्द जो है लिखा गया है। होगा शब्द के लिए शैल बी का प्रयोग किया गया जिसका अर्थ होता है भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर सदैव विद्यमान होगा। यह पद न तो कभी रिक्त रखा जा सकता है और न इसे कभी समाप्त किया जा सकता है, तो इसलिए शैल बी का प्रयोग किया गया है। शब्द पे जो है आप विशेष ध्यान दीजिएगा। भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है और संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति में निहित होती है जिनका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करता है और यह बात अनुच्छेद 53(1) में वर्णित है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाती है, फिर भी राष्ट्रपति नामात्र का कार्यपालिका प्रधान होता है क्योंकि कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल में निहित होती है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति पद की जो क्वालिफिकेशन है, अर्हताएं हैं। राष्ट्रपति पद प्राप्त करने के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो क्या क्या, वो देखिए, राष्ट्रपति पद प्राप्त करने के लिए आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, इसके बाद वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, वह व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, और साथ ही वह किसी लाभ के पद पर न हो। तो ये 4 क्वालिफिकेशन है, ध्यान में रखिएगा। लाभ के पद का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है और वर्तमान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल और संघ तथा राज्यों के मंत्रियों के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन के लिए न्यूनतम 50 निर्वाचकों के द्वारा उसके नाम का प्रस्ताव और न्यूनतम 50 निर्वाचकों के द्वारा इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन के लिए कम से कम 50 निर्वाचक और 50 इन निर्वाचकों के द्वारा जो है प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाना जरूरी है। 1997 से पूर्व प्रस्तावकों और अनुमोदकों की जो न्यूनतम संख्या थी वो 10-10 निर्धारित की गई थी, 10 थी, अब 50 है।
जमानत राशि के बारे में अगर बात करें तो प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में 15,000 रुपए की जमानत राशि जो है जमा करेगा। यदि कोई उम्मीदवार के द्वारा कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त मतलब नहीं करता है तो उसकी जो जमानत राशि है वो जब्त हो जाती है। राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि निर्वाचन के पूर्व वह इनका सदस्य है तो निर्वाचन के तिथि से उसका स्थान जो है उस सदन से रिक्त समझा जाएगा। राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अनुच्छेद 59 में इस बात को जो है जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 57 के अनुसार अगर बात करें तो कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन री इलेक्शन का पात्र होगा, किंतु वह कितनी बार भी वो राष्ट्रपति चुना जा सकता है, इसका जिक्र संविधान में नहीं है। यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो जितना चाहे उतना बार जो है राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, कोई कि डेडलाइन नहीं है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब तक जो है एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 बार 1950 और 1962 में जो है इस पद के लिए चुनाव जीता था, और अमेरिका में एक व्यक्ति जो है अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है। 2 बार वो केवल राष्ट्रपति बन सकता है अमेरिका में। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और संविधान का जो अनुच्छेद 54 है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेता है, यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए, आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदन, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को शामिल कर किया जाता है, और राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित जो विधायक होते हैं ये भाग लेते हैं। तो लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के जो निर्वाचित विधायक होते हैं ये राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। अगर बात करें तो 70वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी संघ शासित राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया है। राष्ट्रपति चुनाव में निम्नलिखित को मतदान करने की अनुमति नहीं है। तो राष्ट्रपति चुनाव में कौन लोग मतदान नहीं कर सकते हैं, तो लोकसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं ये राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकते। राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं ये भी नहीं ले सकते हैं। राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य ये भी नहीं ले सकते हैं, और राज्यों के विधान परिषदों के जो सदस्य हैं ये भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है? मैनर ऑफ इलेक्शन। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा किया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 55 में यह निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा जो है होगा, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा होगा, और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। यथासंभव विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापन में एक रूपता रखी जाएगी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा, इस तरह से जो है इस बात को लिखा गया है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 54 में जो उल्लेख है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के बारे में, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के रीति से संबंधित उपबंध है, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि है, अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता की जो है कि उपबंध है, अनुच्छेद 58 जो है इसमें राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं जो है उल्लेखित हैं, अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का जिक्र किया गया है, और अनुच्छेद 62 जो है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि से संबंधित जो है उपबंध है। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति का जिक्र है, और अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अन्य बातें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में दी गई है, याद रखिएगा।
राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामलों को विधि के द्वारा विनियमित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। मत मूल्य का निर्धारण किस तरह से किया जाएगा, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व समान रूप से होगा। साथ ही राज्यों और संघ के मध्य भी समानता होगी और इसके लिए राज्य विधानसभाओं एवं संसद के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या निम्न प्रकार से निर्धारित होती है। किस तरह से होती है? तो प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों का जो मूल्य है उस राज्य की कुल जनसंख्या को उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या के द्वारा भाग देने पर प्राप्त होती है। यानी किस तरह से इसका मूल्यांकन किया जाएगा? तो एक विधायक के जो मत का मूल्य है वो किस तरह से निकाला जाएगा? तो एक विधायक के मत का मूल्य, देखिए, राज्य की कुल जनसंख्या बटा में राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य भाग दे दिया जाएगा। तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्यों में राज्य की जो कुल जनसंख्या है इसमें भाग दिया जाएगा और 1/1000 से इसे गुणा करके निकाला जाएगा। दूसरा, संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों का जो मूल्य है सभी राज्यों के विधायकों के मतों के मूल्य को संसद के कुल सदस्यों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। यानी एक संसद सदस्य के जो मत का मूल्य है वो किस तरह से निकाला जाएगा? तो संसद के सदस्यों का जो मतों का मूल्य होता है, देखिए, संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से सभी राज्यों के निर्वाचित विधायकों के मतों का कुल मूल्य का योग में जो है भाग दे देंगे तो ये निकल आएगा क्या? एक संसद सदस्य के मत का मूल्य। इसके बाद काउंटिंग ऑफ वोट्स, मतगणना किस तरह से होगी? तो राष्ट्रपति पद के चुनाव में मतगणना के लिए एक विशेष प्रक्रिया जो है अपनाई गई है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों में वही प्रत्याशी सफल घोषित किया जाता है जो कुल वैध मतों के 50% से अधिक मत प्राप्त करता है और इस मतों का न्यूनतम कोटा कहा जाता है, मिनिमम कोटा कहा जाता है। किस तरह से ये कोटा निर्धारित होता है? तो देखिए, कुल स्थानों की संख्या में एक जोड़ देंगे, कुल स्थानों की संख्या में एक जोड़ देंगे और इस संख्या से कुल वैध मतों की संख्या में भाग दे देंगे और इनमें एक जोड़ दिया जाएगा और जो आएगा वो हो जाएगा कोटा का निर्धारण। राष्ट्रपति के चुनाव में प्रयोग होने वाले मत पत्र में सभी प्रत्याशियों को वरीयता क्रम में मत जो है प्रदान किया जाता है। मतगणना के दौरान सबसे पहले प्रत्येक प्रत्याशी को प्राप्त प्रथम वरीयता के मतों की गणना की जाती है। यदि मतगणना के पहले चक्र यानी फर्स्ट राउंड में किसी प्रत्याशी को न्यूनतम कोटा यानी 50% से अधिक मत प्राप्त हो जाता है तो उसे सफल घोषित कर दिया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट, इसके बारे में देख लेते हैं। मान लीजिए कैसे इसका जो है इस राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया किस तरह से मतलब कि प्रक्रिया से गुजरेंगे तो इसे एक मतलब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझेंगे। मान लीजिए राष्ट्रपति पद के लिए 4 व्यक्ति हैं, कुल 4 प्रत्याशी हैं A, B, C और D और मतदान के बाद कुल प्राप्त वैध मत जो है वो 3000 है। ठीक है, 4 प्रत्याशी हैं और कुल प्राप्त वैध मत कितना है? 3000 है। न्यूनतम कोटा 1501 हुआ यानी 50% से अधिक और माना कि प्रथम वरीयता में A, B, C, D को 1100, 800, 750 और 350 मत प्राप्त हुआ। कितना? 1100, A को 1100, इसके बाद मतलब कि B को 800, C को 750 और D को 350 वोट्स प्राप्त हुए। किसी भी उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं है, 1501 प्राप्त नहीं हुआ। अब क्या करेंगे? सबसे कम मत जिन्हें 350 मत प्राप्त हुआ यानी D को 350 मत प्राप्त हुआ है, इस मत वाले प्रत्याशी को D को जो है इस निर्वाचन प्रक्रिया से बाहर करके उसके जो 350 मत हैं यानी वोट्स हैं, इस वोट को द्वितीय वरीयता के मतों की गणना जो है की जाएगी इन मत पत्रों में और D के 350 मत पत्रों में द्वितीय वरीयता के रूप में A को 70, B को 130, C को 150 मत प्राप्त हुए और इसे प्रथम वरीयता के मतों में जोड़ने पर A, B, C को 1170, 930 और 900 जो है मत हो जाते हैं, वोट्स हो जाते हैं, परंतु अभी भी किसी प्रत्याशी को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ। यानी क्या करेंगे? A, B, C, D में देखेंगे कि किसने मतलब न्यूनतम कोटा का जो है प्रक्रिया पूरा किया है यानी 50% से अधिक मत किसको मिले हैं। अगर नहीं मिलता है तो सबसे कम वरीयता वाले
जो प्रत्याशी हैं इनको हटाएंगे और इनके मतों को तीनों में बांट देंगे और फिर देखेंगे कि इन तीनों में से किस किस को जो है 50% से अधिक मत प्राप्त हुए हैं। अगर इन तीनों में से अगर नहीं प्राप्त होते हैं तो सबसे इसके बाद इन तीनों में से देखेंगे किसका वोट सबसे कम है, उस वोट मतलब उसके मत को, उस प्रत्याशी के मत को क्या करेंगे, तो वही होता है कि तृतीय जो थर्ड राउंड होता है इसकी जो जब गणना होती है तो जिसमें सबसे कम मत प्राप्त करने वाले जो प्रत्याशी हैं जैसे सी को स्पर्धा से बाहर करके उनके 900 मत पत्रों को तृतीय वरीयता के मतों की गणना कर उसे ए बी के कुल मतों में जोड़ दिया जाएगा और सी को 900 मत पत्रों में तृतीय वरीयता के रूप में ए को 340, बी को 400 मत प्राप्त हुए। तो तृतीय चक्र की गणना के बाद ए और बी को जो मत प्राप्त होते हैं 1510 और 1330। यहां पे ए को न्यूनतम कोटा से जो है यानी 1501 से अधिक मत प्राप्त हो गए हैं, इसलिए प्रत्याशी ए को सफल घोषित किया जाएगा। तो 4 प्रत्याशी हैं, चारों में से देखा जाएगा कि किसने 50% से अधिक जो है मत प्राप्त किए हैं, स्पष्ट शब्दों में अगर समझने की कोशिश करेंगे तो। इसके बाद देखेंगे अगर फर्स्ट राउंड में ये कोटा पूरा नहीं होता है तो दूसरा राउंड देखेंगे। दूसरे राउंड में सबसे कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को हटा के उनके मतों को डिवाइड कर देंगे सब में, और फिर जो दूसरे राउंड में भी अगर कोटा पूरा नहीं होता है तो थर्ड राउंड देखेंगे। थर्ड राउंड में जो प्रत्याशी बचते हैं, जैसे 3 बचते हैं, तो इन तीनों में से देखेंगे कौन मतलब कि कम मत प्राप्त किया हुआ है, तो उस प्रत्याशी को जो है उसको उसके मत को मतलब उस प्रत्याशी को रिमूव करके उसके मत को दोनों में बांट देंगे और फिर देखेंगे कि किसको जो है 50% से अधिक मत प्राप्त हुए हैं, और जिनको प्राप्त हो जाते हैं वो प्रत्याशी सफल घोषित हो जाते हैं। तो इस तरह से इसका जो है प्रोसीजर है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, यदि किसी प्रत्याशी को यह न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होता है तो प्रथम वरीयता के सबसे कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को बाहर कर दिया जाता है और उसके प्रथम वरीयता वाले पर जो मत पत्र होते हैं, जो वोट्स होते हैं, मत पत्रों में अंकित द्वितीय वरीयता के मतों को अन्य प्रत्याशियों के प्रथम वरीयता के मतों में जोड़ दिया जाता है और इसके बाद द्वितीय चक्र की गणना की जाती है। यदि द्वितीय चक्र की मतगणना के बाद भी किसी प्रत्याशी को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होता है तो वह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक किसी एक प्रत्याशी को न्यूनतम कोटा प्राप्त न हो जाए। इसके बाद टर्म ऑफ ऑफिस यानी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने के तिथि से 5 वर्ष तक पद धारण करेगा, परंतु राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित, मतलब जो राष्ट्रपति है उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। राष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है तब उपराष्ट्रपति तत्काल इसी सूचना, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है तब उपराष्ट्रपति तत्काल इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति त्यागपत्र है किसको देगा? उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति क्या करेगा? इसकी तत्काल सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 में उपबंधित महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया भी जा सकता है और राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले। यदि राष्ट्रपति का पद उसके मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग या किन्हीं अन्य कारणों से रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, यदि यह भी पद रिक्त है तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यानी राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अगर ये भी नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य संभालेंगे। पद रिक्त होने के तिथि से 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाना आवश्यक है। वर्तमान या भूतपूर्व राष्ट्रपति संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए इस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा, री इलेक्शन का पात्र होगा। ये री इलेक्शन जो है कर सकता है और कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, इसका जो है संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। यानी अनलिमिटेड बार जो है आप राष्ट्रपति के लिए जो है चुनाव लड़ सकते हैं, इसका कोई डेडलाइन नहीं है, कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ओथ ऑफ एफर्मेशन, इसके बारे में देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान क्या है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है।
यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो ऐसे स्थिति में उच्चतम न्यायालय के ही वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा इस कार्य को संपन्न किया जाता है। राष्ट्रपति शपथ क्या लेता है? राष्ट्रपति का जो शपथ है वो किस तरह से होता है? तो राष्ट्रपति जो शपथ लेता है, श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्य पालन करूंगा, संविधान और विधि का संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण करूंगा, भारतीय जनता की सेवा एवं कल्याण में निरत रहूंगा। इस तरह से यह शपथ लेता है। राष्ट्रपति के शपथ का जो प्रारूप है अनुच्छेद 60 में दिया गया है। राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 59 के अनुसार अगर बात करें तो राष्ट्रपति को निःशुल्क शासकीय निवास यानी राष्ट्रपति भवन उपलब्ध होता है। राष्ट्रपति उन सभी उपलब्धियों, भत्ते और विशेषाधिकारों का हकदार होगा जो संसद के द्वारा समय समय पर निश्चित किए जाएंगे। राष्ट्रपति का वेतन, भत्ता एवं पेंशन अधिनियम 2008 के अनुसार 1,50,000 रुपये था और वर्तमान में राष्ट्रपति का जो वेतन है वो 5 लाख रुपये कर दिया गया है। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते भारत के संचित निधि से प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा प्राप्त वेतन एवं भत्ते उस पर जो राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते होते हैं उस पर इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। संविधान का अनुच्छेद 59(4) में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसको प्राप्त होने वाली उपलब्धियां एवं भत्तों में कोई कटौती नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो इम्पीचमेंट के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस संदर्भ में लगाया जाता है, क्या आधार होता है? राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद के द्वारा एक विशेष प्रक्रिया से उसके पद से हटाया जा सकता है, इसे महाभियोग कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद के द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। महाभियोग की प्रक्रिया के जो चरण हैं, आरोप का पहला चरण होता है आरोप का प्रारंभ। यदि किसी भी सदन में यह जो चरण है अगर आरंभ हो जाता है या किसी भी सदन में यह इसके लिए आरोप का जो प्रक्रिया है अगर प्रारंभ हो जाता है तो जिस सदन में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है उसके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, यानी 25% सदस्यों का इस आरोप के लिए मतलब कि उस सदन में हस्ताक्षर होने चाहिए। सूचना अथवा नोटिस, दूसरा जो चरण होता है, आरोप के आशय की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले दी जानी चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा 14 दिन पहले। इसके बाद पारित होने के लिए बहुमत, महाभियोग के प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित होना अनिवार्य है, जिसे पुनः दूसरे सदन में पारित होने के लिए भेजा जाता है। दूसरा सदन पहले इन आरोपों की जांच करता है एवं महाभियोग के प्रस्ताव को दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से पारित करना आवश्यक है। इसके बाद राष्ट्रपति की उपस्थिति, राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने या अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार है। महाभियोग के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद विधेयक पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। अभी तक एक बार भी ऐसा अवसर नहीं आया है जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया हो। तो भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग अभी तक इस तरह का अवसर अभी नहीं आया है, महाभियोग के द्वारा उनको नहीं हटाया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त जो अधिकारी हैं, राष्ट्रपति के द्वारा कौन कौन से अधिकारी नियुक्त होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो संघ के प्रधानमंत्री और मंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्य, मुख्य निर्वाचक आयुक्त एवं अन्य निर्वाचक आयुक्त और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। इसके बाद राष्ट्रपति को देखिए, राष्ट्रपति को इनकी नियुक्ति करने की अनुशंसा एक समिति के द्वारा की जाती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं: प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का उपसभापति। इसके बाद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल या प्रशासक, ये जो होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। इसके बाद दिल्ली व पुदुचेरी के मुख्यमंत्री, वित्त आयोग और राजभाषा आयोग आदि ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अधिकारी होते हैं। राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करने वाले जो अधिकारी हैं वो है संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आदि, ये सभी
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले अधिकारी होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो विवाद है, अगर इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो देखिए, अनुच्छेद 71 के अनुसार, अनुच्छेद जो 71 है इसके अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संसक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच तथा निपटारा उच्चतम न्यायालय करेगा, उसका निर्णय अंतिम होगा। यदि उच्चतम न्यायालय किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को अवैध घोषित कर देता है तो यह निर्णय आने के पूर्व उस व्यक्ति के द्वारा अपने पद पर रहते हुए किए गए कार्य अथवा निर्णय अवैध नहीं होते हैं। 1961 में 11वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 71 में उपखंड 4 जोड़ा गया, जिसमें स्पष्ट कर दिया गया कि यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के समय उनके निर्वाचक मंडल में कुछ स्थान रिक्त हैं तो इस आधार पर उनके चुनाव की वैधता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। इस प्रकार यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय किसी राज्य की विधानसभा भंग भी हो तब भी उसका निर्वाचन अवैध जो है नहीं होगा, मतलब कि उसे निरस्त नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दो शक्तियां इन्हें प्राप्त हैं, दो वर्ग है, एक है जनरल पावर, एक है इमरजेंसी पावर। राष्ट्रपति की जो सामान्य शक्तियां हैं वो आपका कार्यपालिका, जो कार्यपालिकीय शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक, कूटनीतिक और सैन्य शक्तियां हैं। तो इस तरह से इन्हें राष्ट्रपति जो है इन्हें सामान्य शक्तियां दी गई हैं। जो जनरल पावर्स है, कार्यपालिकीय शक्तियां हैं, विधायी है, वित्तीय है, न्यायिक, कूटनीतिक और सैन्य शक्तियां हैं। देखिए, कार्यपालिका जो शक्तियां, एग्जीक्यूटिव जो पावर है, अनुच्छेद 53 के अनुसार अगर बात करें तो राष्ट्रपति को संघ की समस्त कार्यकारी शक्तियां प्रदान करता है। औपचारिक रूप से सभी कार्य उसी के नाम पर किए जाते हैं और इन शक्तियों का प्रयोग उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या संविधान के द्वारा प्रदत्त उसके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है। अनुच्छेद 74 के अनुसार अगर बात करें तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, अनुच्छेद 75(1) में जो दर्शाया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह करेगा। अनुच्छेद 78 के अनुसार अगर बात करें तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को मंत्री परिषद के सभी निर्णयों और प्रशासन संबंधी सभी मामलों में सूचना दे जो राष्ट्रपति के द्वारा मांगी जाए। वह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के स्थितियों के जांच के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकता है। वह केंद्र, याद रखिए, वह केंद्र राज्य और अंतरराज्यीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरराज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कर सकता है और यह बात अनुच्छेद 263 में उल्लेखित है। और वह स्वयं के द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से संभालता है। वह किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियां प्राप्त है। इसके बाद राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स जो है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के साथ साथ राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग होता है। वह दोनों सदनों का अधिवेशन के लिए आहूत करता है, उनके अधिवेशनों का सत्रावसान करता है और लोकसभा को भंग भी कर सकता है। यह अनुच्छेद 85 में वर्णित है। संसद के दोनों सदनों में अगर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो इस स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। लोकसभा के प्रत्येक निर्वाचन के पश्चात होने वाले प्रथम अधिवेशन के प्रारंभ में तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण देता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता, अतः प्रत्येक विधेयक पर उसका हस्ताक्षर आवश्यक है। धन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकता, किंतु साधारण विधेयकों को पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेजता है तो संसद के द्वारा अगर पुनः उसे बहुमत से पास कर दिया जाता है और तब राष्ट्रपति जो है अपनी स्वीकृति देने से इस पर मना नहीं कर सकता है।
अगर उसके पास भेजा जाता है तो। अनुच्छेद 331 के तहत अगर बात करें तो इसमें प्रावधान किया गया है कि यदि राष्ट्रपति की दृष्टि में लोकसभा में चुनाव के माध्यम से आंग्ल भारतीय समुदाय को प्राप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है तो राष्ट्रपति इस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। राज्यसभा में याद रखिएगा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा जो है 12 सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं। अनुच्छेद 80 में इसका जिक्र किया गया है। क्षेत्र याद रखिएगा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में। विधेयक जो कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं, ये विधेयक हैं। नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों की सीमाओं में या नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक अनुच्छेद 3 के तहत। दूसरा है धन विधेयक, मनी बिल अनुच्छेद 110 के तहत, और भारत के संचित निधि में से व्यय करने से संबंधित विधेयक। ये तीनों जो विधेयक हैं राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। याद रखिएगा राज्य विधायिका के द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल जब राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता है तब राष्ट्रपति क्या क्या एक्शन ले सकता है। विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है, विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, या राज्यपाल को निर्देश देता है कि विधेयक को राज्य विधायिका को जो है पुनर्विचार के लिए लौटा दे। लेकिन धन विधेयक के मामले जो धन विधेयक है इस मामले में ऐसा नहीं होगा। यदि राज्य विधायिका का जो विधेयक है इसको पुनर्विचार के बाद पुनः पारित करके राष्ट्रपति के सहमति के लिए भेजा जाता है तो भी राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। इसके बाद वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की जो वीटो शक्तियां हैं इसके बारे में देखिए। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां, वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। वीटो लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है रोकना। यानी यहां पे एक बात तो स्पष्ट हो गया है कि जो वीटो पावर्स हैं के संदर्भ में किया जाता होगा तो राष्ट्रपति के द्वारा किसी नियम, अधिनियम, कानून को रोकने के लिए, किसी कानून को बनने से रोकने के लिए। भारतीय संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को स्पष्ट वीटो शक्ति प्रदान नहीं की गई है, किंतु संवैधानिक परंपरा के रूप में राष्ट्रपति को अधोलिखित 3 प्रकार की वीटो शक्तियां प्राप्त है। पहला है अत्यंतिक वीटो, अब्सोल्यूट वीटो। इस वीटो के प्रावधान के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखता है और इस कारण यह विधेयक समाप्त हो जाता है और विधेयक अधिनियम नहीं बन पाता। सामान्यतः गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा लाए गए विधेयक पर यह वीटो लगाया जाता है। सामान्यतः यह वीटो निम्न 2 मामलों में प्रयोग किया जाता है। पहला मामला है गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में, यानी संसद का वह सदस्य जो मंत्री न हो, इनके द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर राष्ट्रपति इस प्रकार के वीटो का प्रयोग करते हैं। दूसरा, ऐसे सरकारी विधेयक के संबंध में जिससे पूर्व मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दे, यानी जब विधेयक पारित हो गया हो और राष्ट्रपति की अनुमति मिलना शेष हो तथा नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति न देने की सलाह दे। दूसरा जो वीटो पावर है वह है आपका निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो। देखिए निलंबनकारी वीटो के अंतर्गत राष्ट्रपति को भेजा गया कोई भी विधेयक में 2 मतलब कि विधेयक शामिल नहीं है, संविधान संशोधन और धन विधेयक। संविधान संशोधन और धन विधेयक को छोड़कर कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के द्वारा संसद को पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। इसका प्रयोग भारत के अलावा अन्य देशों में भी होता है। यदि संसद विधेयक पर पुनर्विचार करने के बाद संशोधन करके या बिना संशोधन किए राष्ट्रपति को पुनः वापस भेजती है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में इस वीटो का प्रयोग नहीं करता है। राष्ट्रपति धन विधेयक को अपनी स्वीकृति या तो दे सकता है या उसे रोक कर रख सकता है, लेकिन उसे संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। तो धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति क्या करेगा, या तो धन विधेयक को अपनी स्वीकृति दे देगा या उसे रोक कर रख सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए संसद के पास वापस जो है नहीं भेजा जा सकता है। साधारणतः राष्ट्रपति जो होते हैं धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे देते हैं क्योंकि संसद में उसकी पूर्वानुमति से ही यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद है जेबी वीटो, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में राष्ट्रपति विधेयक पर न तो अपनी सहमति देता है और न ही स्वीकृति देता है और न ही पुनर्विचार के लिए लौटाता है, और इस तरह वह विधेयक को एक अनिश्चित काल के लिए अपने पास लंबित रखता है। राष्ट्रपति पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग इसलिए कर पाता है क्योंकि उसके समक्ष स्वीकृति के लिए आए किसी विधेयक पर निर्णय देने के लिए संविधान में कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। इस शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 ईस्वी में
भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में किया था। तो पॉकेट वेटो का जो प्रयोग किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा, किस राष्ट्रपति के द्वारा? तो ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था 1986 में। किस संशोधन के संबंध में? तो भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में। कुछ विधेयकों को संसद में प्रस्तुत किए जाने के पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है, किंतु यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना भी संसद में पेश कर दिया जाता है तो उसे न्यायालय के द्वारा अवैध नहीं घोषित किया जा सकता। देखिए, संविधान संशोधन से संबंधित विधेयकों में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ने संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया है। इसके बाद है चौथा है विशेषित वीटो, क्वालिफाइड वीटो। ये कोई भी वीटो विशेषित तब होता है जब विधायिका के साधारण बहुमत से उसका अध्यारोहण ओवरराइड्स किया जा सकता है और कार्यपालिका के वीटो को उपेक्षित करके इस विधेयक को अधिनियम बनाया जा सकता है। इस वीटो का प्रयोग अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है परंतु भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं। तो इस वीटो का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति नहीं करते हैं, आप ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रपति की केंद्र और राज्य के विधेयकों के संबंध में जो शक्ति प्राप्त है, केंद्रीय विधायिका और राज्य विधायिका के संदर्भ में डिस्कस कर लेते हैं। समान विधेयकों के संबंध में अगर बात करें तो इन दोनों को बराबर बराबर शक्तियां दी गई हैं। जैसे किसी विधेयक को यह स्वीकृति दे सकते हैं केंद्रीय विधायिका, अस्वीकार कर सकते हैं या वापस कर सकते हैं, और राज्य विधायिका भी वही करते हैं, स्वीकृति दे सकते हैं, अस्वीकार कर सकता है या वापस कर सकता है। धन विधेयक के संबंध में भी इनको जो है जो शक्ति दी गई है, स्वीकृति दे सकता है और अस्वीकार कर सकता है। वही जो राज्य विधायिका है यह भी स्वीकृति दे सकता है और अस्वीकार कर सकता है। लेकिन धन विधेयक के मामले में दोनों पर जो लागू होता है कि ये दोनों वापस इस विधेयक को नहीं कर सकते हैं, तो वापस नहीं कर सकता। इसके बाद संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में अगर बात करें तो जो केंद्रीय विधायिका है केवल स्वीकृति दे सकता है, न वापस कर सकता है और न ही अस्वीकार कर सकता है। और जो राज्य विधायिका है, संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों को राज्य विधायिका में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसके बाद राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहां से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत 1, 2, 3 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति जो है, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश उस स्थिति में जारी किया जाता है जब संसद के दोनों सदन अधिवेशन न चल रहा हो। जो संसद के दोनों जो सदन है, इन दोनों में से किसी का भी अधिवेशन न चल रहा हो एवं राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि अविलंब कार्यवाही आवश्यक है, तो अध्यादेश जारी किया जाता है। और राष्ट्रपति की जो अध्यादेश है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो विवेकाधीन नहीं है। राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश का वही शक्ति और प्रभाव होता है जो संसद के द्वारा निर्मित अधिनियम का होता है। प्रत्येक अध्यादेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा और सदन के पुनः समवेत होने की तारीख से 6 सप्ताह के पश्चात समाप्ति हो जाएगा। 6 सप्ताह बाद, याद रखिएगा। राष्ट्रपति के द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित अध्यादेश राष्ट्रपति की अनुमति के बाद एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। अनुच्छेद 13 क के अधीन विधि शब्द के अंतर्गत अध्यादेश भी आता है। अतः ऐसा कोई भी अध्यादेश जो मूल अधिकार यानी भाग 3 का अतिक्रमण करता है जारी नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर देखिए बात किया जाए तो यदि संसद का केवल एक सदन सत्र में हो तभी अध्यादेश जारी किया जा सकता है, क्योंकि केवल एक सदन विधि बनाने में सक्षम नहीं है। अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों पर प्रख्यापित किया जा सकता है जिन विषयों पर संसद कानून बना सकती है। अध्यादेश की वही संवैधानिक सीमाएं होती हैं जो संसद के द्वारा बनाए गए किसी कानून की होती है। अतः एक अध्यादेश किसी भी मौलिक अधिकार का न तो लघुकरण कर सकता है और न ही उसको समाप्त कर सकता है। इसके बाद देखिए राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियां हैं, जो जुडिशियल पावर्स है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में नियमों का निर्धारण भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। अनुच्छेद 143 के तहत अगर बात करें तो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से
परामर्श का यानी कंसल्ट का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। अतः राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा या परिविलंबन, परिहार, विराम या लघुकरण कर सकता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, यहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा। राष्ट्रपति के द्वारा जो क्षमादान होगा, इसका मतलब है जब दंड सेना न्यायालय के द्वारा दिया गया है, इसका भी ये क्षमा कर सकते हैं, इस दंड को भी ये मतलब कि क्षमादान दे सकते हैं। और जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो तो भी राष्ट्रपति जो है इसके लिए क्षमादान दे सकते हैं। और जब दंडादेश मृत्युदंड हो यानी किसी को मृत्युदंड दिया गया हो तो भी राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं। क्षमा से तात्पर्य है दंड से पूर्णतः मुक्ति। अगर राष्ट्रपति किसी को क्षमा कर देते हैं, पार्डन्स दे देते हैं, क्षमा दे देते हैं, तो उस व्यक्ति को उस दंड से पूर्णतः मुक्ति मिल जाता है। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति के जो क्षमादान के प्रकार हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 5 प्रकार हैं। पहला है क्षमा। देखिए दोषी को दिया गया दंड पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अगर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को जो दोषी व्यक्ति हैं इसको अगर वो क्षमा दे देते हैं तो उस पर से जितने भी आरोप हैं हट जाता है। दूसरा है परिहार, रेमिशन। दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की मात्रा को कम कर दिया जाता है। तो इसको इस रूप में समझते हैं, किसी व्यक्ति को 2 वर्ष की कठोर कारावास की सजाएं दी गई हैं तो दंड की प्रकृति वही रहेगा, कठोर कारावास ही रहेगा, लेकिन उसके मात्रा को कम कर दिया जाएगा, 2 साल के जगह पर 1 साल हो जाएगा। इसके बाद विराम है, किसी विशेष कारण से दंड की मात्रा को कम कर दिया जाता है, विशेष कारण कुछ भी हो सकते हैं। इसके बाद लघुकरण, दंड की कठोरता को कम करना, यानी किसी व्यक्ति को अगर मृत्युदंड दिया गया है तो इसके तहत उस मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। और इसके बाद है परिविलंबन, इसमें क्या होता है, मृत्युदंड को अस्थायी रूप से निलंबित किया जाता है, तो याद रखिएगा। और राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का स्थानांतरण भी करता है तथा उच्चतम न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 145 के तहत निर्मित किए जाने वाले न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया से संबंधित नियमों को अनुमोदित करता है। इसके बाद राष्ट्रपति की वित्तीय जो शक्तियां हैं, फाइनेंशियल जो पावर्स है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री के द्वारा संसद के दोनों सदनों के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट राष्ट्रपति के नाम से ही प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 117 के तहत भारत की आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 में दिया गया है, भारत की आकस्मिक निधि पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। वह संसद की स्वीकृति के बिना इसमें से आकस्मिक खर्चों के लिए कुछ धन सरकार को दे सकता है। राष्ट्रपति की संतुति के बिना किसी अनुदान की मांग सदन में नहीं प्रस्तुत की जा सकती। और इसके अतिरिक्त वह वित्त आयोग की अनुशंसाएं संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। अनुच्छेद 281 के तहत संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन अनुच्छेद 323, पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रतिवेदन अनुच्छेद 340 आदि याद रखिएगा। केंद्र और राज्यों के मध्य करों के विभाजन के संबंध में सलाह देने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। इसके बाद राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां, भारत का राष्ट्रपति रक्षा बलों यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना, ये तीनों का सर्वोच्च सेनापति होता है। अनुच्छेद 53(2) में इसका जो जिक्र है, उसे किसी देश के साथ युद्ध घोषित करने और शांति स्थापित करने की शक्ति दी गई है। यह शक्ति वास्तविक शक्ति न होकर सिर्फ औपचारिक शक्ति है। भारत का राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह के बिना इन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। वह तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान उसमें निहित होती है और उसका प्रयोग कानून के द्वारा विनियमित होता है। और अनुच्छेद 53(2) में यह जिक्र किया गया है। इसके बाद है राष्ट्रपति की राजनयिक शक्तियां। भारतीय संघ का संवैधानिक प्रमुख होने के कारण राष्ट्रपति वैदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। तो डिप्लोमेटिक जो पावर्स है याद रखिएगा, सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां, समझौते और करार राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति से संबंधित विशिष्ट तथ्य, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन देखिए, विशिष्ट तथ्य के बारे में डिस्कस करने से पहले याद रखिएगा, क्योंकि देखिए जो डील्स होता है
जो समझौते हैं, एग्रीमेंट्स होता है, जो डील्स होता है, या जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां होते हैं, किसके नाम से होता है? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष होने के कारण वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, याद रखिएगा। हालांकि इन संधियां, समझौते और करारों को करने के लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है। वह सभी राजदूतों और उच्चायुक्तों की नियुक्ति करता है और दूसरे देश के राजदूतों एवं उच्चायुक्तों के प्रमाण पत्रों को वो स्वीकार करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति से संबंधित जो विशिष्ट तथ्य है पहले इसको देख लेते हैं, बाकी आगे की जो चीजें हैं जैसे राष्ट्रपति की जो अन्य शक्तियां हैं, अदर्स जो पावर्स है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। 25 जुलाई 2017 को देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कार्यभार संभाला। रामनाथ कोविंद ने 14वें राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई 2017 को अपना कार्यभार संभाला। 12वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाली श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। 1969 ईस्वी में राष्ट्रपति चुनाव में अंतःकरण की आवाज पर खुला मतदान हुआ था। इसमें निर्दलीय प्रत्याशी वीवी गिरी ने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी को पराजित किया था। याद रखिएगा, नीलम संजीव रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। भारत में कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में वीवी गिरी यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के मृत्यु के कारण एम हिदायतुल्ला और बीडी जती ने जो है कार्य किया था। भारत में कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में जिन लोगों ने कार्य किया, याद रखिएगा, वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण, एम हिदायतुल्ला वीवी गिरी के द्वारा त्यागपत्र देने के कारण और बीडी जती ने फखरुद्दीन अली अहमद के मृत्यु के कारण कार्य किया था, कार्यभार संभाला था। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि तक यानी 1950 से 1962 तक और डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि तक कार्य किया था, 1 वर्ष 11 दिन। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनके कार्यकारी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है इसको छोड़कर राष्ट्रपति पद के लिए अब तक कुल 14 चुनाव जो है संपन्न हुए हैं। अतः श्री प्रणब मुखर्जी क्रमांक के अनुसार भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। अतः व्यक्ति के क्रम के अनुसार ये 13वें राष्ट्रपति हैं। क्रम याद रखिएगा, कौन कौन व्यक्ति राष्ट्रपति चुने गए थे इनका भी नाम याद रखिएगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति को भी यदि लिया जाए तो अब तक कुल 16 व्यक्तियों ने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है। संविधान सभा ने अपनी अंतिम बैठक, देखिए 16 जो है व्यक्तियों ने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है अब तक, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा प्रेजेंट में कौन सा क्रम है, कमेंट करके बताइएगा। संविधान सभा ने अपनी अंतिम बैठक 14 जनवरी 1950 में निर्विरोध रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का अंतरिम राष्ट्रपति जो है निर्वाचित किया था। 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव तक डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हो गया था। भारतीय गणतंत्र में यानी 1982 ईस्वी में निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हैं। वे अब तक के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे। डॉक्टर वीवी गिरी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको द्वितीय चक्र की मतगणना के बाद सफलता प्राप्त हुई थी। वे सबसे कम मतों के अंतर यानी 50.2% से जीतने वाले राष्ट्रपति भी हैं। और एम हिदायतुल्ला सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे प्रथम न्यायाधीश हैं जिन्होंने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया था। वीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देके राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा था। भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास राष्ट्रपति भवन होता है, प्रेसिडेंट हाउस होता है, और 1950 ईस्वी तक इसे वायसराय हाउस के रूप में जाना जाता था और इसकी डिजाइन ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस के द्वारा किया गया था। यह प्रश्न कई बार पूछा गया, एडविन लुटियंस, याद रखिएगा। इसके बाद राष्ट्रपति की जो अन्य शक्तियां हैं, अदर पावर्स हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कार्यपालिका शक्ति के प्रधान के नाते संविधान ने राष्ट्रपति में जो है कुछ शक्तियां निहित की हैं जिन्हें अवशिष्ट शक्तियां कह सकते हैं। राष्ट्रीय, देखिए जो राष्ट्रपति हैं, फाइनेंशियल कमीशन, राष्ट्रपति वित्त आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग, राजभाषा आयोग यानी लैंग्वेज कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को संसद के सामने ये प्रस्तुत करता है। ठीक है, याद रखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या, सेवा शर्तें और पदावधि आदि के विषय में नियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। अनुच्छेद 143 के तहत अगर बात करें तो राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वह किसी विधि के ऐसे प्रश्न पर जो व्यापक महत्व का है, सर्वोच्च न्यायालय को उस पर जो है विचार करने और राय देने के लिए निर्देश
दे सकता है। संघ राज क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के अधीन ही चलाया जाता है और उसे इन क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 239 के तहत। अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के रूप में विभिन्न सामाजिक समूहों को पहचानने और उन्हें इन सूचियों में शामिल करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है अनुच्छेद 341 और 342 के अंतर्गत, याद रखिएगा। इसके बाद राष्ट्रपति और उनका जो कार्यकाल है देख लेते हैं। एक बार आप जो है इसको अच्छे से एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। पहला नाम आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। इनका जो कार्यकाल है 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक संविधान सभा के अध्यक्ष रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन, वराहगिरी वेंकटगिरी और मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। वराहगिरी वेंकटगिरी जो है ये राष्ट्रपति के रूप में भी चुने गए। फखरुद्दीन अली अहमद, बीडी जती, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैलम सी, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद। प्रेजेंट में कौन है आप जो है इसका कमेंट करके आप जो है बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा प्रेजेंट में राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 339 के तहत यह शक्ति प्रदान की गई है कि अनुसूचित क्षेत्रों यानी शेड्यूल जो एरियाज है, शेड्यूल एरियाज यानी जिन क्षेत्रों को जनजातीय आबादी के कारण विशेष संरक्षण दिया जाता है, इसमें नए क्षेत्रों को शामिल कर सकता है या कुछ क्षेत्रों की सूची को जो है बाहर भी कर सकता है। राष्ट्रपति को इस तरह के शक्ति दिए गए हैं। राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी जो पावर्स है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। संविधान के 18वें भाग में आपात स्थिति से संबंधित कुछ शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। आपात स्थिति के संबंध में 3 प्रकार की परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है। पहला, राष्ट्रीय आपात 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंटियल रूल अनुच्छेद 356 के तहत और वित्तीय आपात यानी अनुच्छेद 360 के तहत। याद रखिएगा, नेशनल इमरजेंसी है किस अनुच्छेद में इसका जिक्र है, तो अनुच्छेद 352 के तहत, और जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत, और जो वित्तीय आपात का लगाया जाता है अनुच्छेद 360 के तहत। राष्ट्रीय आपात क्या है, नेशनल इमरजेंसी क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 352 के अनुसार अगर बात करें तो राष्ट्रपति को युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में होने के आधार पर आपात की उद्घोषणा करने की शक्ति प्राप्त है। उद्घोषणा का उद्देश्य भारत की आंतरिक और बाह्य खतरों से सुरक्षित बनाए रखना है। अन्य बातों के साथ उसका प्रभाव यह भी है कि संघ को राज्य के क्रियाकलाप पर या उनमें से ऐसे कार्य पर व्यापक नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा जो सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण से प्रभावित है। 44वें संविधान संशोधन से पूर्व आंतरिक अशांति के कारण जो आंतरिक अशांति है इसके कारण से भी आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती थी, किंतु 44वें संविधान संशोधन के अनुसार आपातकाल की घोषणा के लिए जो है आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? 44वें, याद रखिएगा। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की जो है घोषणा की गई है अनुच्छेद 352 के तहत। कब कब? तो 1962 में भारत पर चीन के द्वारा आक्रमण के कारण, 1971 में भारत पर पाकिस्तान के द्वारा आक्रमण के कारण और 1975 में कांग्रेस के द्वारा आंतरिक अशांति के कारण। तो 3 बार जो है नेशनल इमरजेंसी लगाया गया है। समय याद रखिएगा और किस कारण लगाया गया है इसको भी ध्यान रखिएगा। दूसरा है राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को जो है शक्ति दिया गया है कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर या मतलब कि अन्यथा, या तो राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर या अन्यथा उसे यह समाधान हो जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो वह उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है। इस उद्घोषणा का अनुमोदन संसद के द्वारा 2 माह के अंदर जो है किया जाना चाहिए। और इसके बाद अगर बात करें तो संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन जो है 6 माह तक प्रभावी रह सकता है। तो जब संसद इस अनुमोदन की जो है स्वीकृति दे देता है तो राष्ट्रपति शासन जो है 6 माह तक प्रभावी रह सकता है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 356 में यह व्यवस्था कर दिया गया था कि राष्ट्रपति की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों के संकल्पों के द्वारा अनुमोदित होने पर 6 माह तक चल सकेगी और इसके बाद इसी प्रकार अनुमोदन किए जाने पर 6 माह और चल सकेगी, किंतु उसके बाद संसद के किसी सदन के द्वारा कोई संकल्प किंतु उसके बाद
संसद के किसी सदन के द्वारा कोई संकल्प तब तक पारित नहीं किया जा सकेगा जब तक उस समय आपात की घोषणा प्रवर्तन में न हो और निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि निर्वाचन कराना कठिन होगा। तो याद रखिएगा। इसके बाद है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात। देखिए, वित्तीय जो आपात है, संविधान के अनुच्छेद 360 के द्वारा राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है। यदि राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिसे संघ या उसके राज क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या साख संकट में है, तो वह वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। वित्तीय आपातकाल उद्घोषणा को भी संसद के द्वारा अनुमोदित कराना अनिवार्य है। ऐसी उद्घोषणा की अवधि आपात की उद्घोषणा के समान होगी, यानी 2 माह के लिए लागू होगी, जब तक कि उस अवधि की समाप्ति के पूर्व संसद के दोनों सदनों के द्वारा उसे अनुमोदित न कर दिया जाए। उन्मुक्तियां एवं विशेषाधिकार, इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार अगर बात करें तो अनुच्छेद 361 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति व राज्यों के राज्यपालों को कई प्रकार की उन्मुक्तियां एवं विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल को अपने पद से संबंधित कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किसी न्यायालय में उत्तरदायी या दोषी नहीं ठहराया जा सकता। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी भी प्रकार की क्रिमिनल प्रोसीजर यानी आपराधिक कार्यवाही न तो प्रारंभ की जा सकती है और न ही चालू रखी जाएगी। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उनकी पदावधि के दौरान उनकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी भी न्यायालय के द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं की जाएगी। राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा पद ग्रहण के पूर्व या पश्चात अपने व्यक्तिगत क्षमता में, जो पर्सनल कैपेसिटी है, व्यक्तिगत क्षमता में किए गए किसी कार्य के लिए उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की सिविल कार्यवाही तब तक प्रारंभ नहीं की जाएगी जब तक कि उन्हें इसकी सूचना 2 माह पूर्व न दे दी गई हो। राष्ट्रपति की जो विवेकाधीन शक्तियां हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का यह दायित्व है कि वह मंत्री परिषद के सलाह से काम करे, परंतु कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में उन्हें अपने विवेक का उपयोग करना पड़ता है। किसी भी एक राजनीतिक दल या दलों के गठबंधन का लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने की स्थिति में, याद रखिएगा, किसी भी राजनीतिक दल या दलों के गठबंधन का लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होने की स्थिति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार कर सकता है। ठीक है। ऐसी मंत्री परिषद के सलाह पर लोकसभा का विघटन का निर्णय, जिसने लोकसभा में बहुमत का समर्थन खो दिया हो अथवा अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दिया गया हो। कुछ संविधान विशेषज्ञ भारतीय राष्ट्रपति को नामात्र का प्रमुख, कठपुतली राष्ट्रपति या रबर की मुहर की संज्ञा प्रदान करते हैं, जो कि सही नहीं है। तो इनके पास कुछ विशेषाधिकार भी है, तो इसलिए राष्ट्रपति को नामात्र का प्रमुख कहना, कठपुतली राष्ट्रपति कहना या रबर की मुहर की संज्ञा देना, ये सही नहीं है, उचित नहीं है। यदि पदासीन प्रधानमंत्री अचानक मृत्यु हो जाए, यानी जो प्रधानमंत्री हैं जो अपने पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हो जाए तथा सत्तारूढ़ दल नए नेता का चयन करने के लिए तत्काल बैठक न कर सकता हो, मंत्रिमंडल के मंत्रियों के बीच कोई निश्चित वरिष्ठता क्रम न हो, याद रखिएगा, निश्चित वरिष्ठता क्रम न हो, या मंत्रिमंडल से बाहर के किसी नाम का सुझाव दिया गया हो, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए स्वविवेक का उपयोग किया जा सकता है। और यदि मंत्री परिषद ने लोकसभा में विश्वास खो दिया है परंतु वह त्याग पत्र देने के लिए तैयार न हो, तो उस स्थिति में मंत्री परिषद की बर्खास्तगी के संबंध में राष्ट्रपति के द्वारा स्वविवेक का उपयोग किया जा सकता है। और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, याद रखिएगा। जेबी वीटो का प्रयोग करने में राष्ट्रपति अपने विवेक का उपयोग करता है। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार अगर बात करें तो राष्ट्रपति मंत्री परिषद से अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 78 ख के तहत संघ के कार्यकलाप के प्रशासन और विधान संबंधी जानकारियां मांग सकता है। और राष्ट्रपति के मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने के तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह से पहले हो जानी चाहिए। इसके बाद 1990, याद रखिए 1990 के बाद गठबंधन के दौर में राष्ट्रपति की जो भूमिका है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वर्तमान गठबंधन सरकारों के दौर में राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी दलों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है।
गठबंधन सरकारों के वर्तमान युग में जब किसी एक दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त न हो तब राष्ट्रपति की भूमिका प्रधानमंत्री की नियुक्ति में महत्वपूर्ण हो जाती है। वर्तमान में राष्ट्रपति के द्वारा गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री को विश्वास मत अर्जित करने का भी निर्देश दिया जाता है, जो संसदीय शासन में एक नवीन परंपरा है। राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकता है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।